Okay, let us talk about balance of payment. What is balance of payment? This is the record of all economic transaction जो कि एक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है। इसमें भी दो पार्ट है। इसमें है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या होता है? ये जो करंट अकाउंट होता है तो ये गुड्स सर्विस इनकम और ट्रांसफर्स जो है उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। देन इसमें क्या क्या होता है? ट्रेड बैलेंस है आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो क्या इसमें सर्विस होता है ट्रेड में? सर्विस में क्या इनविजिबल होता है? अब एक चीज बताइए कि ये जो इनविजिबल है, इंडिया का ये हायर है या ट्रेड बैलेंस हायर है? विच पोर्शन विल बी हायर फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग? सर्विस विल बी हायर। वी आर अ सर्विस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। वी डू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मोर। ओके, उसके बाद और क्या होता है करंट अकाउंट में? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आ रहा है, इंडिया से पैसा जा रहा है, उसका जो है माइनस करके एक नंबर ले आते हैं। और नेट ट्रांसफर्स, जिसमें आपका रेमिटेंस जो है वो इंक्लूड होता है। और इसमें जो है कैड होता है, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब अ कंट्री स्पेंडिंग मोर फॉरेन एक्सचेंज देन इट इज अर्निंग। ओके, सो ये कैड हो गया। और फिर एक होता है कैश, दैट इज करंट अकाउंट सरप्लस। ओके, सो करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसमें क्या होता है कि अ कंट्री इज सेंडिंग मोर देन इट इज टेकिंग इन, है कि नहीं? ऑल राइट। सो विच कंट्री विल बी कैश? चाइना। विच कंट्री इज अ कैड? इंडिया। यस। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर कैट्स, है कि नहीं? मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे आर कैट्स। ऐसी बात नहीं है कि हमें अपने आप को डिग्रेड करने की जरूरत है। दिस इज नॉट द थिंग कि सिर्फ इंडिया है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर, बहुत लिमिटेड कंट्रीज कैश है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री कैश हो जाएगी? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, बिकॉज एक ह्यूज ह्यूज डेफिसिट उनका होगा, बिकॉज दे आर सेंडिंग सो मच एंड दे आर टेकिंग इन सो लिटिल। ओके, एंड जितना हाई कैड होता है उतना कॉज ऑफ कंसर्न है। दिस इज अ नेगेटिव थिंग। ओके, इसको जो है जितना कम रखें उतना बेटर होता है, क्योंकि आपका फिर फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज खत्म होता है। कैपिटल अकाउंट क्या है? ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एफडीआई, एफपीआई, ये आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। लोन्स, ओके, जिसमें ईसीबी, व्हाट इज ईसीबी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। क्या ईसीबी आपके बजट में दिखता है? आपके बजट में, इंडिया के बजट में रिफ्लेक्ट होता है? द आंसर इज अ बिग फैट नो। क्या इसीलिए पीएसयूज को इनकरेज किया जाता है दैट रादर देन टेकिंग द लोन फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड अदर प्लेसेस, आप ईसीबी लीजिए, ताकि बजट जो है वो हम लोग का थोड़ा सा टिप टॉप रहे। ओके, सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद सॉवरेन बोरोइंग जो है वो भी आपका इसमें, सॉवरेन कौन है? स्टेट है। स्टेट इज द सॉवरेन, सो इट इज बोरोइंग, तो सॉवरेन बोरोइंग हो जाता है। एनआरआई डिपॉजिट्स हो गया। उसके बाद बैंकिंग कैपिटल, ऑल दीज थिंग्स। तो क्या एनआरआई डिपॉजिट एफपीआई में काउंट होगा? एनआरआई डिपॉजिट एफपीआई में काउंट होगा? द आंसर इज नो। ये क्वेश्चन आया था 2021 के प्रीलिम्स में, 2021 के प्रीलिम्स में। कहीं ये डिपॉजिट है, कहीं इन्वेस्ट किया है नहीं। एक्सटर्नल डिपॉजिट्स जो है एनआरआई के, ओके, वो विल दैट बी काउंटेड एज एन एफपीआई? ओके, सो दैट इज नॉट द केस। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? मतलब ऐसा समझिए कि तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है, उसको क्या सरकार बना देगी? जो आपने डाला है पैसा, विदाउट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। एफपीआई में या एफडीआई में, अगर मैं एफडीआई की बात करूं, तो वहां पर जो नॉन रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट है, ओके,
तो क्या उसको हम एफपीआई और एफडीआई कह देंगे? तो ये है क्या? अपना पैसा है ना, मेरा पैसा है। अगर मैं एनआरआई हूं तो मैंने अपने से भेजा है। भाई तुम इस पे फील्डिंग क्यों सेट कर रहे हो? है कि नहीं? आप वही समझिए ना, वही होता है ना। इट्स लाइक सुनीता विलियम्स को भारत की बेटी आप कह रहे हैं, ऑल्दो अचीवमेंट उसका कुछ और है। समझ रहे हैं? आपने पैसा कमाया, सरकार क्लेम कर सकती है क्या ये जो एनआरआई पैसा भेज रहा है अपने अकाउंट में, एनआरआई डिपॉजिट में? हमने सुबह पढ़ा था ना बैंकिंग सेक्टर में 10 बजे वाली क्लास में, दैट मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैंक्स कैन ओपन एनआरआई अकाउंट। अब वो एनआरआई अकाउंट में जो पैसा आता है, क्या दोनों एफडीआई एफपीआई में होगा? वो तो पर्सनल है ना, इट बिलोंग्स टू अ पर्सन, है ना? वो तो पर्सनल पर्सनल एसेट है उसका, बैंक का लायबिलिटी हो गया। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज एनआरओ? एक एनआरओ अकाउंट हमने डिस्कस किया था, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। सो ये बेसिकली एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिससे एक एनआरआई जो है अपना इनकम जो उसको इंडिया में अर्न होता है वो उसमें डिपॉजिट कर सके। ओके, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एनआरओ जो है उसमें से हमेशा किस फॉर्म में पैसा निकलेगा? विड्रॉल इज ऑलवेज इन विच फॉर्म? विड्रॉल इज ऑलवेज इन द रुपी फॉर्म। यू कैन पुट मनी इन द फॉरेन डिनोमिनेशंस, ओके, बट द विड्रॉल इज ऑलवेज इन इंडियन रुपी। और ये एनआरओ क्यों होता है? ताकि एक एनआरआई मैनेज कर सके इनकम इंडिया में। तो बहुत सारे एनआरआई का घर होता है, दे गो अब्रॉड, दे आर एबल टू अर्न मोर, और घर में यहाँ पर 4-5 फ्लैट्स खरीद लेते हैं। तो वो जो रेंट्स वगैरह आता है कहाँ जाएगा? एनआरओ में जाएगा, उनका एनआरओ में जाएगा। तो वही है, लेकिन इसमें से याद रखिएगा, डिपॉजिट इज ऑलवेज इन रुपी। नाउ एनआरओ का क्या इंटरेस्ट जो इस पे आप लेते हैं, क्या वो टैक्सेबल होता है? द आंसर इज यस, टैक्सेबल होगा ना। टैक्स सरकार कहाँ से छोड़ देगी? सरकार कहाँ से छोड़ देगी? विड्रॉल जो है ना वो हमेशा रुपी फॉर्म में होता है, ये चीज पता है ना एनआरओ का। विड्रॉल इज ऑलवेज इन द रुपी फॉर्म। लेकिन इसमें से जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, मान लो मैंने दिरहम में कमाया तो मैंने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन द मोमेंट आई डिपॉजिट, कैन आई अगेन टेक इट बैक इन द दिरहम फॉर्म? निकाल सकता हूँ दिरहम में, सिर्फ रुपी में निकाल सकता हूँ। ओके, दूसरी चीज है, इस एनआरओ अकाउंट पे मैंने बैंक से इंटरेस्ट कमाया, विल दिस बी टैक्स्ड? द आंसर इज यस। सरकार थोड़ी छोड़ देगी आपको ऐसे ही। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर टैक्स्ड, 99% of the things in India are taxed. And same goes for your UPSC prelims examination pattern. अगर आप उसमें कहीं देख रहे हैं कि जहां लिखा हुआ है कि ये टैक्सेबल नहीं, आया था क्वेश्चन इनविट्स पे और राइट्स पे 2023 में, लिखा था कि इनविट्स का जो इंटरेस्ट है दैट इज नॉट, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी, ये डिविडेंड्स पे नहीं देना है, बिल्कुल देना है टैक्स, इट इज टैक्स्ड। ओके, सरकार तुमको छोड़ेगी नहीं, ऐसा थोड़ी। अब यहां पर समझिए कि क्या सारा पैसा निकाल के आप लगा सकते हो? आप अगर एनआरओ से मुझे पैसा निकालना है तो क्या मैं सारा पैसा एज अ कैपिटल फंड रिपेट्रिएट कर सकता हूँ? मैंने प्रॉपर्टी बेची, अब आप ऐसे समझो, मैंने गुड़गांव में एक एनआरआई हूँ, मैंने 4 प्रॉपर्टी बेच दी गुड़गांव में, एंड आई हैव गॉटन $10 million और 80 करोड़ रुपीज, 85 करोड़ लेट अस से। सो क्या ये मैं पैसा पूरा लंदन ले जा सकता हूँ जहां मैं रह रहा हूँ एज एन एनआरआई? द आंसर इज नो। आई कैन ओनली टेक 1 million पर ईयर, मतलब 8 करोड़ रुपए जो है, 8.5 करोड़, वट एवर इज द एक्सचेंज रेट, वो मैं निकाल सकता हूँ। सो विल इट टेक मी 10 years इन दिस वे टू टेक आउट माई मनी? ओके, सो ये क्यों है? क्या ये इस तरीके इसलिए है कि जो हमारा कंट्री का पैसा है वो बाहर ना जाए?
कैपिटल फ्लाइट को रोकने के लिए है ना। दूसरी चीज है, क्या इस एक रीजन है दैट current account convertibility is 100%, which enables trade, but capital account is not. It is partially convertible. One reason. अगर मुकेश अंबानी को बहुत $100 million का पैलेस खरीदना है तो वो खरीद सकता है इंडिया से पैसे निकाल के? नहीं खरीद सकता है। फिर वो सब्सिडियरी को वायर करेगा, फिर रिलायंस कंपनी अपने नाम पे खरीदेगी इन दिस मैनर। ओके, लेकिन क्या ये जो चीज है, आपने देखा है कि एक पर्सन को सिर्फ आरबीआई $250,000 ले जाने देती है? $250,000। बट क्या ये कंपनीज के लिए ज्यादा है? अगर कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है, द आंसर इज यस। अगर एयरटेल इन्वेस्ट करना चाहती है अफ्रीका में, तो उसको अलाउड है। उसका लिमिट हमेशा रिवाइज किया जाता है, आई बिलीव अभी शायद कुछ 10 million के अराउंड है। ओके, सो ये ताकि इंडियन कंपनीज बाहर में अपना बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपैंड कर सके, लेकिन इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स निकाल सकते हैं पैसा फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टीज एंड फॉर परचेजिंग और डूइंग एफडीआईज। निकाल सकते हैं, लेकिन कितना? 250,000, उससे ज्यादा नहीं, पर पर्सन पर ईयर। दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट कैन बी टेकन। सो डज दिस इंश्योर कि आप जो है, मतलब इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में ही रहे? इंडिया का पैसा इंडिया में है। व्हाट वाज द व्यू ऑफ नरसिम्हन कमिटी ऑन दिस? वाज इट इन फेवर ऑफ दिस और वाज इट अगेंस्ट दिस? इट आस्क्ड फॉर फुल कैपिटल एंड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अगेंस्ट था। इंडिया में फुल नहीं है, इंडिया में पार्शियल है। यही है ना पार्शियल? $250,000 का लिमिट, इज इट पार्शियल और नॉट? पार्शियल का मतलब क्या हुआ? आप अलाउड है पैसा निकालना, यू आर अलाउड टू टेक मनी, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट अलाउड टू टेक एज मच एज यू वांट, देयर इज अ लिमिट। सो क्या ये पार्शियल हो गया? पार्शियली कन्वर्टेबल हो गया। ओके, यहां समझिए। आई एम अ ट्रेडर। मैंने चाइना से मोबाइल मंगवाया $100 million का। So can I pay the exporter $100 million? Can I pay the person who has given me the mobiles from China $100 million? The answer is yes. ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में आएगा, चालू खाता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चालू खाते में आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चालू खाते में आता है। अब आप यहां समझिए कि अगर वही ट्रेडर, उसने बहुत पैसा कमाया एंड देन ही विशेस टू बाई अ मैंशन इन अमेरिका वर्थ $100 million, कैन ही डू दैट with his money without doing the tigadam of making a company and transferring ये वो फलाना ढिमकाना? नहीं, नहीं कर सकता। how much he can take out for investment in other country? 250,000। now 250,000, is this the limit set in such a manner that this does not inconvenience the students and other people, the middle class and the other people who are going out, but it is such set to such a limit that it starts to inconvenience the ultra rich trying to take out the money from India? एक तरीके से कर रहे हैं ना। कोई आदमी, कोई बच्चा अगर जा रहा है पढ़ने, तो उसकी वो कितना भी साहिबजादा की तरह रह ले, क्या उसको इससे ज्यादा का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओके, कुछ कितना भी वो वहां पर लाइफस्टाइल अच्छा जी ले, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। वहां के अमेरिकन का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता है। सो आरबीआई ने कुछ सोच समझ के डाला है ये नंबर, कि इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स होगा। इसके ऊपर अगर कोई पैसा निकाल रहा है इंडिया से, सो इट इज डैमेजिंग टू द इकोनॉमी। क्या यहां से ऐसा हो रहा है? अगर मैं कैपिटल अकाउंट फ्री कर देता हूं, आई एम मेकिंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फ्री लाइक करंट अकाउंट, सो क्या इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा? इंडिया में एसेट बेच के लोग बाहर एसेट खरीदने लगेंगे। ये हो जाएगा। मेनी पीपल विल डू दैट। ओके, सो ये भी एक बड़ी बात है। अब इसमें देखिए, दुबई में क्या सब बोलने लगेंगे, वाई बाई प्रॉपर्टी इन गुड़गांव व्हेन आई कैन बाई इन दुबई इजिली? सो क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट गिर जाएगा? लोगों का जॉब चला जाएगा? है कि नहीं?
जीडीपी ग्रोथ नीचे जाएगी. सो समझ रहे हैं वाई दिस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज मेड इन सच अ मैनर एंड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज फ्री. वो तो हमने स्टार्टिंग में ही फ्री कर दिया था एलपीजी रिफॉर्म्स के. फुल कर दिया था. फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. वाई? सो दैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है नॉर्मल समय पे हो पाए. वी आर एबल टू पे द इंपोर्टर्स एंड वी आर एबल टू रिसीव द मनी फॉर आर एक्सपोर्ट्स. है कि नहीं? लेकिन पार्शियल हमने कर रखा है कैपिटल अकाउंट, ताकि इंडिया में एसेट ना बेच के आप बाहर खरीदें. और अगर बेचना भी है तो ओनली टिल 250,000 तक खरीदिए. ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो. अब एनआरओ अकाउंट भी है आपका, तो कितना पैसा निकाल सकते हैं यहाँ से, इंडिया से? रेमिटेंस कितना कर सकते हो? $1 million मैक्सिमम. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द थिंग. अच्छा, अब एक्सचेंज रेट जो है उसमें हम देखते हैं. अगर आप यहां देखोगे तो नीर और रीर, नीर और रीर दो आपको कंसेप्ट मैंने 2022 प्रीलिम्स में समझाया था, अगर आपको याद होगा. सो क्या नीर और रीर दोनों सेम है? बस दोनों में फर्क क्या है? नॉमिनल और रियल का, मतलब इन्फ्लेशन का. हाँ. अब यहां देखिए, नीर का फुल फॉर्म क्या है? नीर का फुल फॉर्म जो है, इट इज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. तो क्या हमारे रुपी को अगर मैं नीर निकाल रहा हूं, तो क्या हम बास्केट ऑफ करेंसी जो है उससे कंपेयर करते हैं? बास्केट ऑफ करेंसी से. यस. अब उसी बास्केट ऑफ करेंसी से कंपेयर करके, ये तो नीर हो गया, चलिए. एक नंबर आता है वेटेड एवरेज, उससे हम करते हैं. अब इसी को मैं अगर इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दूं, कहां पर? ग्लोब में, वर्ल्ड वाइड की इंडिया में? इंडिया में, होम कंट्री. इन होम कंट्री अगर मैं इंडिया में इसको एडजस्ट कर दूं, तो विल आई गेट रीर? विच इज बेटर, रीर और नीर? द रीर इज बेटर बिकॉज इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. इट शोज हाउ कॉम्पिटिटिव इज देयर. नाउ हेयर मी आउट. एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे और आंसर देना. If there is a lot of divergence, if it is a wider divergence between near and rear, so what does this mean? High inflation. क्योंकि ऐसा है, फॉर्मूला है नीर माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रीर. अब मैं पूछ रहा हूं कि डाइवर्जेंस ज्यादा है, डाइवर्जेंस ज्यादा है. इट मींस क्या? कि नीर जो है उसमें से बड़ा एक नंबर माइनस हो रहा है, एक बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन. तो इसका मतलब नीर और रीर, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? कि दोनों, मतलब अगर नीर 1 है तो रीर 100 है. या उल्टा बोल दो, आई थिंक उल्टा विल बी द बेटर थिंग. 100 है नीर, तो रीर 1 है. गैप ज्यादा है. अगर गैप कब ज्यादा होगा? जब जिस नंबर से आप माइनस कर रहे हो वो बड़ा होगा. और किस नंबर से हम माइनस कर रहे हैं? इन्फ्लेशन के नंबर से. सो जब नीर और रीर में जो डाइवर्जेंस बढ़ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया? यस. ओके. क्या नीर और रीर सेम कंसेप्ट है, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग कि नीर रीर में बस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है? दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज. कोई डिफरेंस नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज व्हेन द नॉमिनल रेट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यू गेट. ये जैसे नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, उसी तरीके से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस थिंग, इन्फ्लेशन. ठीक है. ओके. एफडीआई की बात करते हैं. सो दो चीज है एफपीआई और एफडीआई में. व्हाट इज द लिमिट? अब एफडीआई में अगर मैं 10% से ज्यादा एक कंपनी में स्टेक होल्ड करने लगता हूं, सो दैट विल बी क्लासिफाइड एज एफडीआई. इज एफडीआई नॉन डेट क्रिएटिंग? क्या एफडीआई नॉन डेट क्रिएटिंग है? द आंसर इज यस. ओके. एफपीआई क्या नॉन डेट क्रिएटिंग है? एफपीआई क्या नॉन डेट? थोड़ा सोचो. एफपीआई है क्या? शेयर मैं खरीद रहा हूं किसी कंपनी में 10% से नीचे. सो इज इट नॉन डेट क्रिएटिंग? अब सोच के बोलो.
एफडीआई तो हमने पीवाईक्यू से समझ लिया कि नॉन डेट क्रिएटिंग, हाँ भाई उसमें कोई डेट नहीं क्रिएट हो रहा है, उल्टे हमें अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। अब मुझे ये बताओ, एफबीआई इज नॉन, एफपीआई द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इज इट नॉन डेट क्रिएटिंग? द आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो नॉन डेट क्रिएटिंग। पैसा उठा रहे हो आप और बदले में क्या दे रहे हो? लोन आपको आ रहा है क्या, कि आप अपना इक्विटी दे रहे हो? आप अपना इक्विटी दे रहे हो। यस। इज डिविडेंड अ नेसेसिटी? इज इट अ नेसेसिटी लाइक इंटरेस्ट पेमेंट? द आंसर इज नो, इट इज द प्रेरोगेटिव ना। मैं समझाता हूँ। एफडीआई एफपीआई का डिफरेंस समझ में आता है? एफडीआई और एफपीआई, आई होप वो तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। एफडीआई इज 10% से ज्यादा है तो आप एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये इट इज मोर परमानेंट इन नेचर। ओके। अब यहां पर पीवाईक्यू में लिखा हुआ था कि एफडीआई इज नॉन डेट क्रिएटिंग, याद है 2019 या 20 के प्रीलिम्स में था। इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग। बिल्कुल सही बात है, ये डेट तो क्रिएट नहीं कर रहा है, इक्विटी मिल रही है उसको, बंदे को। लेकिन क्या एफपीआई भी नॉन डेट क्रिएटिंग है? क्या एफपीआई भी नॉन डेट क्रिएटिंग है? द आंसर इज अगेन यस, इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग। क्या इसके बदले लोन दे रहा है क्या इन्वेस्टर, या इन्वेस्टर शेयर ले रहा है? इफ इन्वेस्टर इज टेकिंग द शेयर, क्या जो कंपनी है उसकी लाइबिलिटी वही खत्म हो गई? द मोमेंट आई गिव यू द शेयर एंड यू गिव मी द मनी, आर एक्सचेंज इज ओवर। Is it different from loan? Because if you are giving me a loan, I am liable to pay you an interest. So can I say that both FPI and FDI are non-debt creating? However, the permanency of FDI is higher. The permanency of FDI is higher. It is much more difficult to exit as an FDI than FPI. FPI को इसीलिए हम हॉट मनी कहते हैं, क्योंकि तुरंत बेच के भाग जाते हैं। यस और नो? ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहां देखिएगा एफडीआई से क्या फायदा होता है। अब एफडीआई है तो क्या स्टेक्स ज्यादा है? कोई फॉरेन कंपनी अगर 10% से ज्यादा ओन कर रही है तो द स्टेक्स आर हायर। नाउ इफ द स्टेक्स आर हायर, इफ द स्टेक्स आर हायर, सो उस केस में क्या वेरी गुड स्किल का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, बिकॉज दे विल वांट यू टू सक्सीड। जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा तो क्या वॉलमार्ट के इंजीनियर्स को बोला गया कि आप फ्लिपकार्ट पे भी काम करेंगे, बिकॉज हम उसको बढ़ना देखना चाहते हैं? क्या उससे फ्लिपकार्ट का सर्विस कल्चर बेटर हुआ? ओके, द आंसर इज ऑब्वियसली यस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन क्या एफपीआई में स्टेक्स ज्यादा है? अगर कोई कंपनी 1% 2% कोई इंस्टीट्यूशन ओन कर रहा है, द स्टेक्स आर नॉट दैट मच। वो क्या है, किंग ऑफ गुड टाइम्स होंगे एफपीआई वाले। एफपीआई वाले किंग ऑफ गुड टाइम्स, आपके साथ अच्छे अच्छे रहेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। यही हुआ था, एक कंपनी थी, आई थिंक दे मेक सम, उनको आईटी का टैक्स नोटिस आया था। सो विद इन few hours, foreign portfolio investors, they dumped approximately $2-3 billion of share। हॉकिंस का था शायद, हॉकिंस प्रेशर कुकर जो बनाती है ना कंपनी, हॉकिंस का था। और उसमें जो है $2-3 बिलियन जो है वो डंप करके भाग गए थे। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग दैट हैपेंस। सो विच इज मोर डिजायरेबल? द एफडीआई इज मोर डिजायरेबल, है ना, सुख दुख का साथी एफडीआई। और एफपीआई क्या है, किंग ऑफ गुड टाइम्स। यस, तो दिस इज द सिनेरियो। ओके, अब जो है एफपीआई से, एफपीआई से मुझे क्या पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में पता चलता है? नाउ पार्टिसिपेटरी नोट क्या है? क्या मुझे अगर रजिस्टर नहीं करना है सेबी के साथ एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, कैन आई गो टू अ इंस्टीट्यूशन एंड आस्क देम टू बाय शेयर ऑन माय बिहाफ? कैन दिस हैपन? यस। सो इसमें क्या होता है कि देर इज एन इंस्टीट्यूशन, लेट अस से आईसीआईसीआई। आई एम एन अमेरिकन सिटिंग इन न्यूयॉर्क, सो आई डोंट वांट टू गो थ्रू द हैसल ऑफ registering with SEBI, but I want to invest in the Indian stock market because of the returns. Now what happens is that कि मैं न्यूयॉर्क से आईसीआईसीआई वाले को कॉल करूंगा और उसको बोलूंगा कि ये पार्टिसिपेटरी नोट जो है
वो मुझे खरीदना है, सो दे से ओके कौन सा शेयर खरीदना है, आई विल से बाई 100 शेयर ऑफ XYZ कंपनी। नाउ 100 शेयर जो है आईसीआईसीआई अपने नाम पे खरीद लेगा, आईसीआईसीआई अपने नाम पे खरीद लेगा, और मुझे एक पार्टिसिपेटरी नोट देगा, और आईसीआईसीआई मेरे पैसे से खरीदेगा ये शेयर अपने नाम पे, एंड इट विल होल्ड इन द नेम, ओके ये जो है अपने नाम पे होल्ड करेगा, लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट पे लिखा रहेगा दैट दे आर होल्डिंग इट इन द नेम ऑफ XYZ इन्वेस्टर। ओके, अब यहां पर जो है पार्टिसिपेटरी नोट, ये इसमें कुछ चेंज आया है, पार्टिसिपेटरी नोट उसमें कोई चेंज आया है क्या, उसमें उसको स्ट्रिंजेंट किया गया है, पार्टिसिपेटरी नोट जो है उसको स्ट्रिंजेंट किया गया है पहले से। ओके, तो सेबी जो है वो उसने कहा है कि वी विल बी नाउ रेगुलेटिंग इट बेटर। ओके, और उसको जो है सेबी फॉलो कर रही है। अब यहां पर जो है, यहां पर जो है फायदा क्या है पार्टिसिपेटरी नोट का, तो ये तो फायदा इन्वेस्टर के लिए समझ में आ रहा है कि सेबी के रेगुलेशन से आपको नहीं गुजरना पड़ता, you can ask somebody else to buy the share for you and then ask them to sell it without get transferring it, ये anonymity है। लेकिन क्या इससे इंडिया का भी फायदा हो रहा है, दैट इंडिया इज एबल टू गेट मच नीडेड कैपिटल इनटू द स्टॉक मार्केट, एक चीज ये है। ओके, ऑलराइट, लेकिन वरी क्यों है सेबी, सेबी वरी क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस एनोनिमिटी, क्या इंडिया के एनिमीज ये कर सकते हैं मैनिपुलेट, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, इंडिया के एनिमीज कर सकते हैं मैनिपुलेट, दैट इज देयर। ओके, और राउंड ट्रिपिंग जो है वो भी हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जो है पैसा भेजने के लिए, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, ब्लैक का व्हाइट करना। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द थिंग। और क्या एक प्रॉब्लम ये है दैट बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पी नोट्स लिटिल नोन कंपनीज उसमें जा रहा है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, दूसरी चीज, क्या यही फियर एफडीआई के साथ भी है, यही फियर एफडीआई के साथ भी है। यस, ओके, नाउ एफपीआई के साथ क्या कर रहा है सेबी की, बहुत सारे आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है, आप अभी भी जो है कर सकते हो एफपीआई से, लेकिन बहुत सारे फीस लगा रहा है। वो क्या कह रहा है कि इफ यू वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया यू आर वेलकम, बट यू कम थ्रू नॉन एनोनिमस रूट, और इस पे एफपीआई पे थ्रू द पार्टिसिपेटरी नोट पी नोट्स दे आर लेविंग अ फी। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों करना, क्योंकि वो कंपनीज इन्वेस्टर की ही होती है, यहां से ब्लैक मनी जाता है और बाहर से पैसा अंदर आता है। ओके, तो वो क्या हो गया, ब्लैक बाहर गया व्हाइट अंदर आया। छोटी कंपनीज में नहीं लगती है, ऐसी कंपनीज में लगती है जो डेड होती है। अब यही चीज क्या एफडीआई के साथ भी हो रहा है, राउंड ट्रिपिंग जिसको हम कहते हैं। अब राउंड ट्रिपिंग में क्या हो रहा है, यहाँ का जो इलीगल पैसा है वो बाहर जा रहा है, और फिर वो दूसरे दूसरे रूट से आके, ओके, रीरूट कर देते हैं इंडिया में, और उस पे हम टैक्स देने से बच रहे हैं। ओके, सो एफडीआई का विच इज द लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट इंडिया में किस कंट्री से आ रहा है, लार्जेस्ट सोर्स, द लार्जेस्ट सोर्स इन इंडिया इज फ्रॉम विच कंट्री, अभी मोस्ट रिसेंटली। सो 2024 का जो डेटा है उसके हिसाब से द नंबर वन कंट्री इज सिंगापुर, द नंबर टू कंट्री इज मॉरिशस, द नंबर थ्री कंट्री इज यूएसए, नंबर फोर इज नेदरलैंड्स, एंड नंबर फाइव इज जापान। इसमें से लेजिटिमेट क्या है, इसमें से लेजिटिमेट क्या है। ओके, सो यहाँ पर जो है देर आर कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, आई थिंक मॉरिशस अभी इट हैज ओवरटेकन सिंगापुर,
अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली $177 बिलियन है। और नंबर 2 पे सिंगापुर आ चुका है, ये आपका 167 है। ओके। और यूएसए जो है नंबर 3 पे है। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या है, मॉरिशस से कुछ सेंस बनता है? 45 बाई 45 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड जो है, क्या इतने सारे पैसे भेज सकता है? सो क्या ये यूजलेस मनी है हमारे लिए, बिकॉज दिस इज जस्ट ब्लैक का वाइट एंड इट इज कमिंग इन क्या अनलिस्टेड कंपनीज में? जो कंपनी गुजरात में एक रूम से चलती है वहां पर आ रहा है करोड़ों। इस टाइप की कंपनी कलकत्ता में कोई स्लम में 2 रूम की कंपनी है, अंदर में कोई नहीं बैठता, उसमें आ रहा है 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? तो ये चीज जो है, दिस इज अ प्रॉब्लम, राउंड ट्रिपिंग इसी को कहते हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ किया है क्या? सरकार ने इसके लिए कुछ किया है क्या? एंजल टैक्स लगाया था। एंजल टैक्स इसीलिए लगाया था क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज में लोग अपना पैसा डाल रहे थे, तो सरकार को भी पता था कि ये ब्लैक मनी है। ओके। तो एंजल टैक्स वैसे अबॉलिश हो चुका है। ओके, सो 2025 में एंजल टैक्स हैज बीन रिमूव। पहले लगाया था 2013 के अराउंड, अब जो है रिमूव कर दिया गया। ओके। ओके। इसमें 2 रूट्स हैं एफडीआई में। एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, और अलग अलग स्लैब्स होते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, मतलब आप डायरेक्ट पैसा डाल सकते हो, किसी से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूवल का क्या मतलब है, आपको सरकार का अप्रूवल जो है आपको लेना पड़ता है। ठीक है। सो एफडीआई जो है, ओके, एफडीआई अलाउड जो है, या अलाउंस जो है, वो डिपेंड करता है सेक्टर के क्रिटिकलिटी पे। ओके। सेक्टर के क्रिटिकलिटी पे कितना क्रिटिकल है। ओके। और इंडिया मेजॉरिटी सेक्टर के लिए क्या 100% अलाउ करता है ऑटोमेटिक रूट से आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स? ओके। अब यहां पर जो है रिसेंटली क्या हुआ था, यूनियन बजट में इन्होंने क्या इंश्योरेंस को 100% कर दिया। इंश्योरेंस में इसको 100% कर दिया फ्रॉम 74%। अब क्या इसका मतलब क्या है, इफ द एफडीआई इज 100%, व्हाट डज दिस मीन? Does it mean that a company can own 100% of the shares and it does not have to do a joint venture with an Indian company? ओके। अगर मैं कहूं कि किसी सेक्टर का, लेटेस्ट से जर्नलिज्म है, अब जर्नलिज्म में मान लो कि मैं कह रहा हूं कि प्रिंट जर्नलिज्म में 26% है। सो डज दिस मीन दैट इफ अ कंपनी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट, तो वो 74% के लिए किसी दूसरे को देखेगा, इंडियन को देखेगा? सो क्या इनिशियली आपको याद होगा मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था, सो उसने किसी इंडियन कंपनी के साथ जो है टाई अप किया था? क्या डोमिनोज का है देवयानी इंटरनेशनल? व्हाई इट इज नॉट डोमिनोज इंडिया? व्हाई इट इज देवयानी इंटरनेशनल? बिकॉज क्या जब डोमिनोज इंडिया में आया था, जब इंडिया डोमिनोज में आया था तब 100% नहीं था, सो दे वेर एबल, दे हैड टू डू अ जॉइंट वेंचर। नाउ इफ अगर अब 100% हो चुका है, सो कैन दे मेक डोमिनोज इंडिया? क्या वो डोमिनोज इंडिया बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ओके। क्योंकि अब 100% है, सो दे डोंट रिक्वायर। ओके। दे डोंट रिक्वायर दिस। ओके। नाउ एफडीआई प्रोहिबिटेड कहाँ है? प्रोहिबिटेड मतलब बिल्कुल भी फॉरेन का पैसा छुएगा नहीं। गैम्बलिंग में, लॉटरी में, जहां पर पुअर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और पैसा लेके भाग सकते हैं। यह है महादेव बेटिंग ऐप स्कैम हुआ था। सो अगर जिस दिन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी इसमें अलाउ कर देगा, चाइनीज विल रन रायट इन दिस कंट्री। भाई देखा, एक लोन जो है ना, लोन वाला जो ऐप था, उससे चाइनीज ने बेड़ा गर्क करके रख दिया था। तो आप समझो कि कितना स्कैम्स होता। तो इसीलिए प्रोहिबिटेड है। उसके बाद सिगार्स मैन्युफैक्चर,
टोबैको जो है उसको यूज करके सिगरेट्स वगैरह बनाना, वो। ओके, उसके साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस, दैट इज ऑल्सो वन। निधि कंपनी, निधि कंपनीज, दैट इज ऑल्सो वन। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। ऑलराइट। सबसे ज्यादा पैसा एफडीआई का कहाँ फ्लो करता है? विच सेक्टर? सर्विस सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सारे सेक्टर्स में करता है। ओके, ऑलराइट। रेलवेज में अलाउड है? रेलवेज में, ओके, इंटरेस्टिंग थिंग इज रेलवे के ऑपरेशन में अलाउड नहीं है। रेलवे के ऑपरेशन में अलाउड नहीं है, लेकिन रेलवे के इंफ्रा डेवलपमेंट में है। हाई स्पीड ट्रेन कोच डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग। द आंसर इज यस, इंफ्रा डेवलपमेंट में है, रेलवे ऑपरेशंस में नहीं है। आपने याद होगा तेजस करके एक प्राइवेट ट्रेन चली थी, व्हाट वाज इट? अ प्राइवेट ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन, इट वाज अ पीएसयू प्राइवेट ट्रेन। उसको आईआरसीटीसी ओन करता है। आईआरसीटीसी इज व्हाट? इट इज अ पीएस। और क्या वो रेलवे का ही पार्ट है, एक आर्म है? सो इट वाज नॉट ए टोटली प्राइवेट, ऐसा नहीं कि अंबानी चला रहा था उसको। ये आईआरसीटीसी एक पीएसयू चला रहा था, कहने की बात थी कि प्राइवेट ट्रेन। ओके, सो दिस इज वन थिंग। मेजोरिटी में जो है आपको ये देखना पड़ता। ठीक है, सो हमने इसको पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले में, इंडस्ट्रीज वाले में, कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए सरकार काम कर रही है। मतलब एक ही जगह आपको बैठना पड़ेगा, एंड यू कैन गेट ऑल द अप्रूवल्स। ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, ऑलराइट। न्यूक्लियर एनर्जी में है अलाउड? न्यूक्लियर एनर्जी में, या यूरेनियम माइनिंग? नो। ओके, दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग? मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है 51%। अब यहां देखिए, वॉलमार्ट, सुना है आपने? वॉलमार्ट इंडिया में है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इंडिया में है, लेकिन क्या वॉलमार्ट भारती एयरटेल है? वॉलमार्ट भारती एयरटेल, इट इज नॉट 100% वॉलमार्ट। इंडिया में टोयोटा गाड़ी है, टोयोटा। लेकिन क्या टोयोटा टोयोटा है या टोयोटा किर्लोस्कर है? इट इज टोयोटा किर्लोस्कर। ओके, मारुति सुजुकी, समझ में आ रहा है? इट इज फ्रॉम अ टाइम व्हेन जॉइंट वेंचर्स वेर ओनली अलाउड। इफ आई एम सेइंग दैट मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, मतलब एक, आप ऐसे कह सकते हो कि सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, उसके लिए क्या ये फियर है दैट लैक्स ऑफ किराना दुकान वाला, दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ बिजनेस बाय द एमएनसीज, एंड दैट इज वाई मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में सिर्फ 51% अलाउ कर रखा है इन्होंने, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से है। दैट इज ऑल्सो नॉट ऑटोमेटिक। ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट ऑटोमेटिक। ऑल राइट, सो दैट वन वन थिंग इज देयर। सैटेलाइट में कितना है? सैटेलाइट में, सैटेलाइट में 100% है विथ गवर्नमेंट अप्रूवल, ऑटोमेटिक नहीं है। ओके, सैटेलाइट में 100% है विथ गवर्नमेंट अप्रूवल। ओके, वन थिंग इज देयर। अगर मैं बात करूं टेलीकॉम की, वहां पर टेलीकॉम का क्या सीन? टेलीकॉम में, अब टेलीकॉम में दो चीजें हैं। क्या टेलीकॉम क्रिटिकल है? अभी स्टारलिंक का न्यूज आया है, सो क्रिटिकल हो गया। अब देखिए, टेलीकॉम में 49% इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट, above 49 will be the government route. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा, सैटेलाइट में 100% अलाउड है, बट गवर्नमेंट अप्रूवल लेके, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी देयर। द सेम थिंग इज देयर इन सिविल एविएशन, जैसे टेलीकॉम में है कि 49% ऑटोमेटिक है। आप माइनर पार्टनर हो सकते हो, कैन आई से लाइक दिस? 49% मीन्स आप माइनर पार्टनर ऑटोमेटिकली बन सकते हो, लेकिन मेजर पार्टनर अगर आपको बनना है टेलीकॉम में, या अगर आपको उसमें, तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। व्हाट अबाउट प्रिंट मीडिया विच डील्स विथ न्यूज? उसमें सिर्फ 26% अलाउड है। क्या ये इसलिए है
ताकि हॉस्टाइल प्लेयर्स इंडिया के इंफॉर्मेशन को कंट्रोल ना करें, और वो भी गवर्नमेंट रूट से है, मतलब इट इज नॉट ऑटोमेटिक। व्हाट अबाउट ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट, जैसे स्कूप वूप हो गया या इस टाइप का न्यूज पोर्टल्स हो गया, सो उसमें 49% अलाउड है गवर्नमेंट रूट से। ओटीटी वगैरह जो है, ओके, वहां पर जो है गवर्नमेंट रूट से आपको आना पड़ेगा। ऑलराइट, व्हाट अबाउट पेंशन, पेंशन सेक्टर, अभी क्योंकि 100% किया है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 100% इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस को 100% किया 74% से। ओके, और इसमें जो है पेंशन में सिर्फ 49% है। क्या इसलिए है, क्या इसलिए है क्योंकि ये लोगों का पैसा लेके भाग ना जाए, बुढ़े लोगों का, इसीलिए 49% है। ऑटोमेटिक है, यू कैन बिकम अ माइनर पार्टनर, लेकिन वो चीज नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट बैंकिंग, व्हाट अबाउट बैंकिंग, अगर आपको बैंक खोलना है तो 49% इज ऑटोमेटिक, एंड 49 to 74% ये आपको गवर्नमेंट अप्रूवल से लेना पड़ेगा। अगेन, क्या उसमें यही लॉजिक है कि लोगों का पैसा लेके ना भाग जाए? यू कैन बिकम अ माइनर पार्टनर ऑटोमेटिकली इन अ बिग बैंक, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपको मेजर पार्टनर की तरफ जाना है, दैट इज ऑल्सो यू कैन नॉट ओन 100%, देर हैज टू बी सम एलिमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, बट लेकिन जहां आपको मेजर पार्टनर बनना है सरकारी अप्रूवल की जरूरत। व्हाट अबाउट पब्लिक बैंकिंग, क्या आप एसबीआई का शेयर खरीद सकते हो? एसबीआई खरीद सकते हो, या पंजाब नेशनल का आप खरीद सकते हो उसको? कैन यू पुट मनी देयर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? द आंसर इज यस, बट ओनली अप टिल 20%। You can only make money up, you can only put up to 20%. Okay, so this is the whole thought process. All right. Okay, so ये भी मैंने बता दिया आपको, राइट। अब एफडीआई इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या एफडीआई अलाउड है इंडिया में? क्या एफडीआई एग्रीकल्चर सेक्टर में अलाउड है? सो इट डिपेंड्स। ओके, इट डिपेंड्स। अगर हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें आप करना चाहते हो, प्लांटेशन करना चाहते हो, ओके, वहां अलाउड है। लेकिन क्या डायरेक्ट एग्रीकल्चर में अलाउड है कि आपको बड़े बड़े फार्म्स बिल गेट्स खरीदना चाहे और वहां पर गन्ना उगाना चाहे, समथिंग लाइक दिस? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। ओके, सो क्या कैन आई से दैट अलाइड एक्टिविटीज के लिए अलाउ कर रखा है, जो एग्रीकल्चर से अलाइड है, जैसे पिसी कल्चर, ये सारी चीजें, फार्मिंग, इस टाइप का जो छोटा मोटा फार्मिंग है, लेकिन जो नॉर्मल है उसमें नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट अलाउड। प्लांटेशन में क्या आप टी और कॉफी उगा सकते हो? कुर्ग में अगर आपको एक प्लांटेशन खरीदना है 800 एकड़ का, उसको खरीद के आप बना सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, लीज पे लेके आप कॉफी उगाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन क्या वही काम आप जा सकते हो बिहार में जाके 100 एकड़ का जमीन खरीद के उसमें एज अ फॉरनर आप उगा सकते हो चावल? नहीं उगा सकते। ये चीज समझ में आ रहा लॉजिक? हॉर्टिकल्चर इज अलाउड, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स उगा सकते हो आप, फ्लावर्स आप उगा सकते हो, बिल्कुल उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, कर सकते हो। पिस्सी कर सकते हो, कर सकते हो। बट यू कैन नॉट डू द डायरेक्ट फार्मिंग। ओके, डायरेक्ट फार्मिंग जो है ये है। और क्या ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी मना है एग्रीकल्चर लैंड खरीदना? इवन द ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन नॉट बाई एग्रीकल्चर। दो काम नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? दे कैन नॉट वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, एंड द सेकंड इज दे कैन नॉट बाई एग्रीकल्चर लैंड। बाकी सारा काम कर सकता है। ओके, they cannot run for public office because they are not citizens, they cannot vote, and then they cannot buy agriculture land. Okay, all right, so ये चीज है, क्या समझ में आ गया? okay. एफपीआई आपको समझ में आ रहा है? इट इज मोर वॉलेटाइल, तुरंत इसको बेच के निकल जाते हैं। ओके, हॉट मनी है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं। ओके, पोवर्टी इज देयर। पोवर्टी में एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या होता है? तो ये देर आर सेट स्टैंडर्ड्स। ओके, देर आर सेट स्टैंडर्ड्स कि अगर इसके नीचे आप फॉल करेंगे सो यू आर पुअर। अब रिलेटिव पुअर्टी क्या होता है? दैट both of us, we can eat food,
we can have a certain lifestyle, but you are having a car, you are having an air conditioner, something like this, and I do not have anything. I am relatively poor than you. Okay. And then there is a person who is not even able to get 2 square meals of day, और उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी से नीचे कमा रहा है, वट एवर इज द डिसाइडेड नंबर, तो वो एब्सोल्यूट पुअर हो जाएगा। मतलब वो मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। रिलेटिव पुअर्टी कब होगी? कि जब इनकम इनइक्वालिटी है, लाइक सम पीपल आर दे आर लिविंग इन मैंशंस, द अदर्स आर लिविंग इन 2 BHK 1 BHK, लेकिन बोथ आर एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बट disparity है इनकम में, so then that will be relative poverty. Is PCI a very good manner in which you can gauge the relative disparity, the income disparity कर सकते हो per capita income के through? The answer is no. It's a very horrible, it's a horrible way. ऐसा है कि अगर अंबानी दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा अचानक से एक आदमी के आने से। इफ अंबानी टेक्स ऑल हिज इनकम एंड कम टू दिल्ली, तो क्या दिल्ली के लोगों का फायदा हुआ उससे? अगर अंबानी के इनकम से दिल्ली का पीसीआई बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम, दिल्ली के लोगों का तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो आप जो है इनकम को बाय नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देते हो, एंड इट टेल्स यू कि पर आदमी कितना जो है इनकम अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कि जॉब नहीं है ना। आर वी अनएम्प्लॉयड एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स? आर वी नहीं, वो मतलब एक है दिल का दर्द, वो दूसरा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ थियोरेटिकली, वी आर नॉट, बिकॉज वी आर नॉट एक्टिवली लुकिंग। ओके, हम जो है एक्टिवली लुक नहीं कर रहे। ओके, तो दिल का दर्द अलग है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो है नॉट एक्टिवली लुकिंग ज्यादा है वो। ऑल राइट, तो ये समझिए कि अगर आप एक्टिवली लुक कर रहे हैं, इफ यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, and then you are not able to find, then you are classified as an unemployed. Now there are multiple types of unemployed. एक है फ्रिक्शनल, मतलब यू आर बिटवीन जॉब्स, आपने कहीं छोड़ा है, 2 महीने 3 महीने घर पे बैठे, फिर आपको एक जॉब मिल गई, तो वो जो 2-3 महीने का पीरियड है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज अ सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सीरियस, वो हर हर इकोनॉमी में होता है कि आप किसी, आपको लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, या नहीं जमा, आपने छोड़ दिया, कहीं और ट्राई कर रहे, 1-2 महीना घर पे बैठा, दैट इज फाइन, दैट इज समथिंग दैट हैपेंस इन ऑल द इकोनॉमीज। द प्रॉब्लम कम्स विद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब इकोनॉमी में कुछ बुनियादी कमी है, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज देयर। Because of that fundamental problem, there is a mismatch of skills that is available and the mismatch of skills that is needed. Okay, so that is a very big problem. उसको फिर क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से हम एड्रेस करते हैं? स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन देयर इज साइक्लिकल। अब साइक्लिकल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है? 6 महीने काम करो, 6 महीने घर बैठो। इसी के लिए क्या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा आया था? यस। कितना दिन का वर्क मनरेगा अश्योर करता है? 100 days। एंड इन व्हाट रेडियस? इन व्हाट रेडियस फ्रॉम द होम? 5 किलोमीटर। उससे ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन फिर क्या ट्रैवल अलाउंस मिलना चाहिए? यस। ओके। क्या पानी पीने की सुविधा देना होगा कॉन्ट्रैक्टर को? फर्स्ट एड, पानी पीने की सुविधा, यस, रेस्टिंग प्लेस। ओके, ऑल राइट। फिर है डिसगाइज्ड। अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी यूनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है? एम्प्लॉयमेंट है, पीपल आर एम्प्लॉयड, बट डिसगाइज्ड है। आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। मेरे मेरा जो घर है, उसका जो गेट है, जहां से हम निकलते हैं बाहर, वहां पर 6-7 लोग बैठे रहते। दे आर ऑल एम्प्लॉयड एट 10,000 रुपीज फॉर सिक्योरिटी पर्पज।
उसमें से मैक्सिमम मोबाइल पे खेलते रहते हैं दिन भर। ओके, या ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो वाला सीन। अब क्या, अगर मैं 6 में से 4 को हटा दूं, फायर कर दूं, या उनको बोलूं घर जाओ, तो क्या काम में एफिशिएंसी में कमी आएगी? एफिशिएंसी में फिर कमी नहीं आएगी। द आंसर इज नो। तो यही है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नीडेड। वहां गेट पे एक आदमी भी बैठेगा तो वो लिखवा सकता है डायरी में, लेकिन फिर क्या है, 6 आदमी बैठे हुए। सो क्या इससे वेज का स्टैग्नेशन होता है? डज दिस लीड टू वेज स्टैग्नेशन? बिकॉज व्हाट वन पर्सन कुड हैव, अगर एक आदमी को मैं एम्प्लॉय करता तो उसको मैं 25,000 दे सकता था। लेकिन अगर मैं 6 आदमी को एम्प्लॉय कर रहा हूं तो हर आदमी को सिर्फ 10 मिल रहा है। इट इज, द पूल इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन मेनी पीपल। सो वेज स्टैग्नेशन, क्या इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है? बिकॉज टू मेनी कुक्स स्पॉइल्ड द ब्रॉथ, हम सुनते हैं ना। अगर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर, सो क्या इससे प्रोडक्टिविटी, एक अमाउंट ऑफ पीपल के बाद ना प्रोडक्टिविटी नीचे आनी शुरू हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट टोटल प्रोडक्टिविटी बट पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी। ओके, दिस इज वेरी कॉमन, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर। ओके, फिर क्या होता है? सीजनल इज देयर, तो ये ऑफ सीजन जैसे एग्रीकल्चर हो गया, दैट इज देयर। साइक्लिकल क्या होता है? साइक्लिकल अगर मैं बात करूं, दैट इज वन थिंग। द बेटर एग्जांपल वुड बी, कैन आई से आईटी सेक्टर इज अ वेरी गुड थिंग टू से, क्योंकि 2021 में सभी को जॉब मिल रही थी। इवन आई गॉट 3 जॉब्स, विल नॉट बिलीव दिस। 2021 में इतने जॉब्स थे कि मैं 3 जॉब करके मैंने छोड़ दिया। ओके, और आज के डेट में पीपल हु आर 100 टाइम्स मोर क्वालिफाइड with IIT degree, IIM degree, they are okay, they are struggling. Okay, so प्रॉब्लम क्या है? क्या ये साइक्लिकल है? 2021 में अपवर्ड साइकिल था और 2025 में डाउनवर्ड साइकिल है, 24-25 में। अब फिर अपवर्ड साइकिल आएगा, तो इज इट कॉमन इन विच काइंड ऑफ इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि सोशलिस्ट में तो सब सेम रहते हैं ना, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड देयर, बट वेज इज वेरी लेस, है कि नहीं? क्योंकि कैपिटलिस्ट में कैन यू फायर द पर्सन इफ दे आर नॉट नीडेड? बिकॉज द प्रॉफिट इज द मेन मोटिव, सो यू कैन फायर द पर्सन। ऑल राइट, दैट इज देयर। ओके, हाँ, कुछ कर्व्स की बात कर लेते हैं। ऑल्दो फिलिप्स कर्व मैंने बता दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो थोड़ा इन्फ्लेशन सहना पड़ता है, बट दैट इज निगेटेड व्हेन, फिलिप्स कर्व इज निगेटेड व्हेन स्टैगफ्लेशन में। Phillips curve is negated in the stagflation. Why? Because in the stagflation, what we have, there is high unemployment and high inflation. तो क्या वो, हाँ, पिक योर पॉइजन वाला सिचुएशन हो जाता है। या तो तुम इन्फ्लेशन बढ़ाओगे, या तो तुम, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट जॉब्स। कहीं ना कहीं पेन तो आपको आएगा, या तो महंगाई सहो, या तो अनएम्प्लॉयड रहो। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। लैफर कर्व क्या है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। सो इट सेज कि एट जीरो टैक्स रेट रेवेन्यू इज जीरो। जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज होता है, रेवेन्यू इंक्रीज, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट इंक्रीज इन टैक्स रेट लीड्स टू डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। क्या ये इसलिए होता है क्योंकि पीपल स्टार्ट इवेडिंग टैक्स? है तो एक ऑप्टिमल टैक्स रेट की जरूरत है, सो दैट पीपल हंसी हंसी खुशी अपना टैक्स देने लगे। ऑल राइट, सो ये चीज है। अगर आप देखोगे तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टैक्स कलेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका एक एग्जांपल अच्छा क्या है माइंडसेट का, नॉट द टैक्स कलेक्शन। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और उसका केस ए में 500 रुपये जुर्माना है और केस बी में 10,000 रुपये जुर्माना है, सो इन विच केस यू आर लाइकली टू पे ब्राइब? In which case you are likely to pay bribe? In the case of 10,000, why? Because ये बहुत ज्यादा है तो आप सेटल कर लोगे 2,000 में या 1,000 में, जो भी है। लेकिन अगर 500 है तो क्या देशभक्ति जाग जाएगी? नहीं सर, आप में से कैसे मांग सकते हो, ये लो 500 रुपए सर।
मैं फेंक के मारूंगा आप पे। हाउ डेयर यू आस्क फॉर अ ब्राइब सर। ओके, अब 500 रुपए दे दूंगा मैं। लेकिन वही 10,000 है तो क्या बोला सर, आइए ना साइड में थोड़ा सा चाय पीते हैं सर, बात कर लेते। दैट इज द सिचुएशन। सो वही सेम लाफर कर्व का थॉट प्रोसेस है। अगर 10% है टैक्स रेट, सो पीपल विल से ठीक है यार, देश के लिए दे रहे हैं, चलेगा। उसके बाद अगर 90% है तो आप क्या करोगे, सीए के पास ऑफिस के बाहर बैठे रहोगे, बचा ले मेरा टैक्स। सो यही जो थॉट प्रोसेस है, इट इज कैप्चर्ड इन द लैफर कर्व। ओके, देन लॉरेंस कर्व की बात करते हैं, तो लॉरेंस कर्व और जिनी कोएफिशिएंट एवरीबॉडी नोस, इट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी। सो जिनी कोएफिशिएंट, ओके, सो 0 से 1 के बीच में होता है जिनी कोएफिशिएंट, स्विट्जरलैंड का और इंडिया का। इसमें से इंडिया और स्विट्जरलैंड में से किसका एक के पास होगा, 1 के पास? इंडिया का होगा, बिकॉज 1 शोज परफेक्ट इनइक्वालिटी एंड 0 शोज परफेक्ट इक्वालिटी। सो इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्री, बाल्टिक कंट्रीज एंड ऑल दीज कंट्रीज, क्या वहां मेन एंड वुमेन आर मोर इक्वल, है कि नहीं? तो यहां पर जो है पीपल आर मोर इक्वल, यस। तो ये जो है 0 के पास होगा। whereas in countries like third world countries like South Sudan, इस टाइप का, they will be very close to 1। ओके, सो ये आपका क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है। एंड 1 इज अनडिजायरेबल परफेक्ट इनइक्वालिटी, 0 इज डिजायरेबल परफेक्ट इक्वालिटी। ओके, लॉरेंस कर्व क्या होता है, ये बेसिकली पॉपुलेशन का परसेंटेज और इनकम का परसेंटेज को एक ग्राफ पे प्लॉट कर किया जाता है। और अगर 45 डिग्री का लाइन है सो इट इज परफेक्ट। अगर 45 डिग्री का लाइन है सो इट इज परफेक्ट, और इसके जो है जितना आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, सो वो जो है फर्दर द कर्व फ्रॉम दिस लाइन द ग्रेटर विल बी द इनइक्वालिटी। सो ये याद रखिएगा, लॉरेंस कर्व जीडी कोएफिशिएंट इज रिलेटेड टू इनकम इनइक्वालिटी, लाफर कर्व इज रिलेटेड टू टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, वेयर एज फिलिप्स कर्व इज रिलेटेड टू inflation and employment, inflation and unemployment, can I say like this? Yes, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन जाता है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन क्या ये निगेट हो जाती है बात स्टैगफ्लेशन में? इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन वेयर द इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई एंड वेयर द जॉब्स आर ऑल्सो नॉट देयर। सो क्या दिस इज दिस अ सिचुएशन ऑफ अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान, द टू कंट्रीज? ओके, ऑल राइट। सो या दिस इज मोर और लेस डन। ये हमारा जो चीट शीट है इसको हमने पढ़ लिया है। व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू इज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाला नहीं है जो पार्ट, वो वाला थोड़ा हमारा बचा बचा हुआ है, इनबिट्स राइट्स वाला, वो भी हम करा देंगे। आई थिंक सुबह की जो कल की क्लास है 9:30 की, जिस तरीके से आज हमने लेक्स किया था ना, उसी तरीके से एक और क्लास कर लेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ ज्योग्राफी। ओके, हाँ, एमएसपी भी करा देंगे। ऑलराइट, ओके। सिटीजनशिप नहीं छिनता है, मैंने बताया था ना कि somebody who is born as an इंडियन उसका सिटीजनशिप नहीं छिनेगा।